BSOG 171, ठीक है। हमारा क्या रहेगा BSOG 171, भारतीय समाज, छवियाँ एवं वास्तविकताएं, ठीक है। इसका क्या रहेगा चैप्टर नंबर 8 रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 8 रहेगा इसमें हम देखेंगे जैसे 8.2 क्या है, भारत में जनजातीय, और ये पूरा चैप्टर है जनजातीय और नृजातीय। यहाँ पर हम जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में जो हमारा जनजाति है वो किस प्रकार से जनजातियाँ, क्या कैसा समूह है, या उनमें कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, या उनके अंग्रेजों के शासनकाल में या भारत स्वतंत्र भारत के बाद जनजातियों को लेकर के क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, इन्हीं सभी चीज़ के बारे में क्या करेंगे डीपली से जानेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। इससे पहले 7 चैप्टर कंप्लीटेड है, ठीक है। आगे देखिएगा उसमें जैसे भारत में जनजाति 8.2 रहेगा, 8.3 रहेगा नृजातीय संबंध से जुड़ी अवधारणाएं, यानी जो नृजातीय संबंध है उससे जुड़ी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। और 8.8 रहेगा भारत में आदिवासियों की विशेषताएं, यानी जो भारत में आदिवासी हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं, यानी भौगोलिक विवरण कैसे है, प्रजाति और भाषा उनकी कैसे है, अब उनमें भाषाई जुड़ाव कैसे है, या अन्य समूहों के साथ उनके अलगाव या बातचीत का तरीका क्या है, जनसंख्या की उनकी क्या विशेषता हैं, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में जो बिल्कुल रहेगा हमारा 8.5 रहेगा आदिवासियों के आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, यानी जो आदिवासी हैं उनके आर्थिक उद्देश्य क्या हैं, यानी करते क्या आर्थिक रूप से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, या खाने पीने के लिए, अपने घर को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए वो क्या करते हैं भाई, खाद्य संग्रह शिकारी करते हैं। भाई आदिवासी क्या रहते हैं, जंगल वंगल में रहते हैं, क्या करते हैं कि शिकार उकार करते हैं, यानी जंगलों पर ज़्यादातर निर्भर हैं। कृषक के रूप में परिवर्तन, यानी जो आदिवासी हैं किसानों के रूप में खेती भी करते हैं, बसे हुए कृषक हैं, कारीगर के रूप में, पशुपालक चरवाह हैं, लोक कलाकार हैं, मजदूर हैं, और आधुनिक रूप में इनको कुछ ना कुछ परिवर्तन है। यानी आर्थिक उद्देश्य क्या है, उन्हें आर्थिक आधार पे कैसे हैं आदिवासी उनके हैं। ये टोटल 1 पॉइंट रहेंगे, इन्हीं के पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा इसमें देखेंगे जो 8.2 रहेगा, ठीक है। 8.2 में देखिएगा भारत में जनजाति, देखिए भारत में 2011 की जनगणना में 775 समूहों को अनुसूचित जाति में मान्यता दी गई। यानी हमारा जो जनगणना हुई थी 2011 में उसमें लगभग 775 समूह थे जिनको जनजाति यानी अनुसूचित जाति, इनको यानी अनुसूचित जनजाति में मान्यता है। यानी 700 से ज़्यादा ऐसे समूह थे या ग्रुप्स थे जिनको अनुसूचित जाति में मान्यता दी गई। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो आदिवासी हैं, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिन मोस्टली आदिवासी अनुसूचित जनजातियों में आते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो भारत की कुल जनसंख्या के कितना है, लगभग 8.6% है। पूर्व संख्या में यानी 2011 से पूर्व उनकी जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या लगभग कितनी थी, लगभग उनकी जो संख्या लगभग 10 लाख के करीब है, ठीक है, 10 लाख के करीब उनकी जनसंख्या है। ये आदिवासी लोग हैं। अगर बात करें जो अनुसूचित जनजाति है उसमें से लगभग क्या है 10 लाख से ज़्यादा क्या हैं आदिवासी लोग हैं। ये आदिवासी कौन हैं, जनजाति शब्द लैटिन शब्द ट्राइबल इनको बोलते हैं ना, ट्राइबल से लिया गया है। पहले रोमन ने इस शब्द का उपयोग समाज में विभिन्न संदर्भों को निर्दिष्ट करने, यानी ये रोमन भाषा का शब्द है ट्राइबल जिसे हम बोलते हैं, उसी से क्या बना है आदिवासी को बोला जाता है। पहले रोमन समाज में जो विभाजन होता है, यानी जो रोमन समाज होता था उसमें जो विभाजन था उसको निर्देशित का मतलब उसको बताने के लिए किया जाता था। बाद में इस शब्द के इस्तेमाल से पता चला कि इसका मतलब गरीब लोगों से है, यानी ट्राइबल का मतलब होता है गरीब लोग, यानी बाद में जैसे आदिवासियों के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में वर्तमान में लोकप्रिय शब्द उपनिवेशवाद के विस्तार के दौरान विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में प्राप्त किया है। यानी अंग्रेजी भाषा में यही शब्द आता है, जर्मन से आता है ट्राइबल जिसे हम यूज करते हैं, और बाद में उपनिवेशवाद का जब विस्तार होता है तो एशिया और अफ्रीका में आदिवासियों को ट्राइबल के रूप में जाना गया। भारत में एक जनजाति का वर्तमान लोकप्रिय अर्थात अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की एक श्रेणी है। यानी भारत में जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, जो जनजाति है उसमें क्या होता है, जनजातियों में अनुसूचित जातियों को शामिल करने की एक श्रेणी है जिसमें आदिवासी लोगों का शामिल किया गया। देखो अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है, मैं ध्यान से बोल, देखो आपने अगर हमारे देखा होगा जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, एक है एससी, दूसरा है एसटी। एसटी में लोग आते हैं, ठीक है। देखो एससी का मतलब होता है ऐसे लोग, ध्यान सुनना मैं बता रहा हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। देखो जो अनुसूचित जाति का मतलब क्या होता है कि अनुसूचित जातियों का ऐसी होती हैं जो समाज में हैं,
यानी जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण के देखो पाऊँ, एससी में कई सारी कास्ट हैं, जैसे उसमें अगर देखोगे तो कई सारी उसमें ऐसी कास्ट हैं जो क्या है, समाज की मुख्य धारा में हैं, यानी वो लोग समाज में रहते हैं, लेकिन समाज में क्या है, समाज में उनका स्टेटस नहीं, यानी समाज में उनको मान्यता नहीं, छुआछूत है, यानी कह सकते हैं उनको हीन दृष्टि से इस प्रकार से उनको देखा गया, यानी समाज में रहते हुए भी वह सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव की स्थिति, यानी अनुसूचित जनजाति। अब हम अगला एसटी जिसे आप बोलते हैं, आपने देखा होगा एससी और एसटी को रिजर्वेशन है, तो एससी जो जातियां होती हैं उसका मतलब होता है कि एससी वह जातियां होती हैं जो समाज में रह रहे हैं, यानी समाज में रह रहे हैं, लेकिन समाज में जो उनका स्टेटस है, छुआछूत और तमाम तरह की चीज़ें हैं, फिर भी वह समाज में जो उनको मान सम्मान और जो चीज़ें मिलनी चाहिए थे वो नहीं, यानी समाज से जुड़ी हुई हैं, यानी समाज में हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या, समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोगों को रिजर्वेशन और ऐसी जातियों को हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ऐसी जातियां जो हमारी समाज की मुख्य धारा में नहीं, यानी भैया कहने का मतलब अनुसूचित जनजाति वह होती हैं जो जंगलों उंगलों में रह रही हैं, जो पहाड़ वहाड़ों में रह रही हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। इसीलिए आपने सुना होगा जो रिजर्वेशन मिलता है, आपने उसमें देखा एससी और एसटी दो शब्द होता ना, एससी लोगों को रिजर्वेशन दिया गया और एसटी लोगों को रिजर्व, तो ऐसी जातियां ऐसे हैं जो समाज में जुड़ी हुई हैं। अगर आप भी अगर निगाह डालोगे तो देखोगे तो एससी जातियों में अगर आप देखोगे उसमें जितनी भी कास्ट हैं, उसमें जितनी भी कास्ट हैं वह मूलतः समाज में रही। जैसे भाई अगर मैं बात करूँ, जैसे धोबी है और तमाम तरह के जो उसमें जातियां हैं, जैसे उसमें भंगी है या चमार जो जातियां हैं, इनका मेरे कहने का समझाने का रीज़न है कि ये जातियां समाज में थी, समाज में थी। जैसे भाई जैसे चमार जाति है या उसमें और भी कई जातियां हैं, जैसे उसमें और भी कई जातियां हैं, तो क्या है, समाज की मुख्य धारा में थी, लेकिन फिर भी इनके साथ क्या था, भेदभाव था भैया, इनको चीज़ें नहीं मिली। लेकिन अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ऐसी जातियां जो तो समाज में नहीं रहते थे, समाज में रहने का मतलब है या समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे, यानी लोग जैसे आदिवासी जंगल वंगल में रहता है, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी लोग होते हैं या मुख्य धारा में नहीं है, इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे देखा होगा आदिवासी लोग होते हैं जंगल वंगलों, मोस्टली अगर मैं बात करूँ जो ये सारा इलाका है, छत्तीसगढ़ इलाका, यहाँ पर देखोगे लगभग इस देश में 10 लाख से ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, जिनको भी हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कैटेगरी में भारतीय संविधान में इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, जनजातीय आबादी अपेक्षाकृत पृथक और बंद समूह, यानी जो जनजातियां हैं उनकी जो आबादी है पृथक है, यानी अलग अलग है, और बंद समूह है जो उत्पादन और खपत में सजातीय इकाई बने, यानी उत्पादन और खपत के अनुसार, यानी क्या करते हैं, यानी जो आदिवासी जनजातियां हैं, जनजातियों की अगर बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत प्रकार की होती हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण, क्योंकि जो हमारी जनजातियां हैं वह क्या भैया आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हैं। आर्थिक दृष्टि का मतलब होता है कि ये आर्थिक दृष्टि से अगर देखें पैसे कौड़ी में बहुत गरीब हैं, कहने का मतलब ये करें आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण गैर आदिवासियों उनका शोषण किया गया। यानी अगर बात करें जो आदिवासी जातियां थी हमारी, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी थी, इन लोगों का क्या किया गया भैया, शोषण किया गया है। वैसे भी अगर समाज में होता हूँ, जिसके समाज में अगर आज भी सोसाइटी में देखोगे, अगर कहीं पर रहते हो, जो आदमी गरीब होगा उसका शोषण ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका शोषण किया गया। आइए हम जांच करें कि अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाने वाले श्रेणियों में कैसे, यानी जो अनुसूचित जनजातियां थी यह किस प्रकार से हमारे समाज में आ गई। ठीक है, यानी अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाने जाने वाले लोगों की श्रेणी में अस्तित्व में कैसे आई। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 8.2 करेगा, सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन काल में जनजातियाँ कैसी थी। किसी भी भारतीय भाषा में जनजातियों का कोई शब्द नहीं। अगर हम किसी लैंग्वेज की अगर बात करें, अगर भाषा में चलोगे तो कहीं पर भी जनजाति शब्द का कोई वर्ड यूज नहीं होता है। पहले के समय में उन्हें उनके विशिष्ट नामों से जाना जाता था, जैसे गोंड है, संथाल है, भील है। भील जाति वाति आपने सुना होगा ना, भील जाति, इस प्रकार की जातियाँ होती थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैसे वन जाति, वनवासी, पहाड़ी, आदिम जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति जैसे नए शब्दों से जनजातीय लोगों को जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करूँ, जैसे वन जाति वनों में रहने वाले लोग हैं, वन निवासी भैया जंगल वंगल में जो लोग रहते हैं, आदिम जाति यानी जो आदिम का मतलब होता है जो जंगल वंगल में पुरानी जातियाँ हैं। ठीक है, आदिवासी इनके रूप में या अनुसूचित जाति के रूप में जैसे नए शब्दों से हम इन लोगों को जाने। यद्यपि जनजातियों के इतिहास में अगर बात करें, जो हमारे जनजातियों का इतिहास उसकी बात करें, बहु काम नहीं किया है। दक्षिण भारत में इनको जैसे इस्लाम पनिया जैसे जनजातियों, मध्य भारत में जैसे इनको सारा, गोंडा, संथाल, भील, और पूर्वोत्तर में इसे बोड़, ओहम,
पुराने शास्त्रीय भारतीय संगीत में, साहित्य में जोड़ा है। कुछ आदिवासी आबादी जैसे कि मध्य भारत में अगर देखोगे गोंड जो जाति है, गोंड क्या है, एक आदिवासी जाति है, उसकी अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर में ओम की बड़ी रियायत है। एक घुमंतु व्यापारिक समुदाय जैसे बंजारा भी आप सबने इनका नाम सुना होगा, जो जिनका कोई भैया घर वर नहीं रहता, घूमते फिरते रहते हैं, पशुओं को चरा देते हैं, बंजारा। ये भी क्या है, आदिवासी यानी एसटी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं भाई, ये भी इनका काउंट एसटी में होता है पूर्वोत्तर में। एक घुमंतु जैसे समुदाय बंजारा है, पश्चिमी और मध्य भारत में व्यापक रूप से मार्ग को तय किया। संक्षिप्त में भारत के प्राचीन और मध्यकालीन काल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तथाकथित आदिवासियों ने अपनी आबादी में निवासियों के क्षेत्र में विभिन्न तरीकों में अन्य आबादियों के साथ संपर्क रखा। देखो क्या है, जो आदिवासी जातियां हैं वह मध्यकाल में किसी लैंग्वेज का नाम नहीं, लेकिन इनको पहले अलग अलग जातियों को नाम से जाना जाता था। जैसे भैया हमने यहाँ पर बात की, गोंड है, भील है, संथाल है, या अन्य प्रकार की इनको जाना जाता था पहले इस प्रकार। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम जैसे हम बोलते हैं भैया पहाड़ी हैं, आदिवासी हैं, या आदिम जातियाँ हैं, या वनवासी हैं, इस प्रकार से नामों से इनको जाना जाता है। और जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कह सकते हैं कि भारत का जो हमारा अलग अलग क्षेत्रों हैं उनमें फैली हुई हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा, ब्रिटिश काल के दौरान आदिवासी जनजातियां कैसे रहीं। ठीक है, आदिवासी इतिहास का आधुनिक चरण अंग्रेजों के आगमन से शुरू होता है। यानी जो आदिवासी हैं उनका जो आधुनिक चरण अंग्रेजों के आने के बाद से भारत में शुरू हुआ। अंग्रेज देश के सभी हिस्सों में अपने शासन स्थापित करने की, यानी जो अंग्रेज थे भैया वो पूरे देश में अपना शासन प्रशासन को स्थापित करना चाहते थे। अपने उद्योगों के लिए संसाधनों की भी तलाश कर रहे थे, कौन, अंग्रेज जो थे। ठीक है, इस प्रक्रिया में भारत के विशाल क्षेत्रों को खोला गया और केंद्र के शासन के प्रशासन के तहत लाया। उन्होंने न केवल भूमि के नए किराए लगाए बल्कि नई भूमियों को बसाया। वह क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से निर्जन लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध थे, एक नई किस्म के लोगों के प्रवेश का अनुभव करते हैं, जैसा कि वन ठेकेदार, मजदूर, अधिकारी, वन सेवक, साहूकार। कई स्थानों पर स्वदेशी आबादी के नए नियमों के प्रचलन से अपने क्षेत्रों में नए बसे लोगों का विरोध किया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। देखो क्या कह रहे हैं, देखो जो अंग्रेज था वह जब आया भारत में तो क्या चाहता था, अंग्रेज क्या चाहते थे, अगर मैं बताऊं तो अंग्रेज यहाँ से अगर बात करूँ तो अपना जो शासन प्रशासन है यानी पूरे देश में अपना शासन चलाना चाहते थे, यानी अपने पूरे देश में अपना विस्तार करना चाहता था अंग्रेज। ठीक है, शासन प्रशासन। दूसरा अंग्रेज क्या चाहते थे, यहाँ की जितनी भी वन संपदा है, यानी यहाँ पर जितने भी भैया नेचुरल रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों का वह क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरे भारत को विस्तार किया तथा पूरे भारत में शासन प्रशासन को चलाया। अब जब अंग्रेजों ने शासन प्रशासन को बढ़ाया, विस्तार किया कि हमें सभी चीज़ों को नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है, तो हमारे जो आदिवासी लोग रहते थे, यानी जो आदिवासी जातियाँ जंगलों में रहती थी, वहाँ पर भी नए नए लोग पहुंचे भैया। अंग्रेज भेजने लगा, अंग्रेजों ने क्या, अधिकारियों को भेजना शुरू किया। लेकिन देखो एक चीज बता दूं, जहां पर आदिवासी हमारी जातियां रहती हैं, अगर वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है तो आदिवासी उसको थोड़ा क्या हो जाएगा भैया, सतर्क हो जाएगा। यानी आदिवासी लोग ये नहीं चाहते हैं कि वह जल जंगल जमीन जिसके लिए लड़ रहे हैं, यानी आदिवासी ये चाहते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति ना आए जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों से, वनस्पतियों से छेड़छाड़। यानी अंग्रेज क्या, जैसे वनों की कटाई हो या कह सकते हैं कि वनों का प्रयोग हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। इसलिए भैया तमाम तरह के अधिकारी है, अफसर हैं, इन लोगों को भेजता था भैया जंगल वंगल काट दो, लकड़ी वकड़ी लाओ। इसके लिए क्या होता था, तमाम तरह के जो लोग थे, सरकारी अफसर थे, अधिकारी थे, वो क्या धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्रों में जाने लग गए। यानी अंग्रेजों ने जब अपने शासन का विस्तार किया तो आदिवासी क्षेत्रों में जब इसका शासन का उनका विस्तार होने लगा, तब क्या होता है कि अपने इलाकों में या आदिवासी इलाके में जब नए लोग जाते हैं तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं और उनके साथ संघर्ष की स्थिति बनती है। ठीक है, आदिवासी लोगों के साथ क्या होता है, उनका विरोध होता है, उनके साथ आदिवासी लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इसीलिए आप जब 1857 की क्रांति पढ़ोगे और भारत के इतिहास में पढ़ोगे तो उसमें आदिवासी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसलिए था क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है वो नहीं चाहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके जंगल को छेड़छाड़े। भैया जंगल को काट करके जब आप समतल बना दोगे तो आदिवासी लोग कहें, यानी वो चाहते हैं कि उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो जंगल है, वो उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया भाई, मेरे विद्रोह कर दिया था। आज के समय की अगर बात करूं, आज भी अगर हमारी प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है
आज भी अगर सरकार आदिवासी इलाकों में पेड़ को काटने या कुछ भी करने का काम चलाती है तो आज भी जो प्रेजेंट मौजूदा स्थिति में आपको बात बता रहा हूँ, मौजूदा स्थिति भी इसी प्रकार की। अगर आप छत्तीसगढ़ के इलाकों से अगर आप वहां से सब जगह जानते होंगे तो आज भी उन इलाकों में अगर सरकार कोई भी सरकारी योजना या जंगलों को काटने का अगर कोई काम करती है तो आदिवासी वहां पर जो सरकार एक्शन लेती है उसके खिलाफ हमेशा रहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि उनके जल जंगल और जमीन जो है उस पर सरकार किसी यानी बाहरी लोग यानी सरकार यहाँ पर कोई विकास काम ना हो। आदिवासी इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे स्थानों पर हमारी संस्कृति हमारी जो सभ्यता कल्चर है उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो, यानी वो किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं चाहते भैया, रुकावट ना आए। यानी हमारे क्षेत्रों में कुछ कम मत कीजिए, हम जैसे रहते हैं भैया हमको वैसे रहने दीजिए, हम अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर को जैसे अपना रहे हैं हम उसी तरह से अपनी सभ्यता संस्कृति और कल्चर को अपनाएंगे। कोई भी हमारी सभ्यता संस्कृति में ना तो सरकार ना तो कोई बाहरी व्यक्ति उसमें दखलंदाजी ना करे। ये आदिवासी लोग हमेशा उनकी स्टेटस बना रहा। और जब अंग्रेजों ने अपने शासन को विस्तार किया तब इसी प्रकार की भारत में समस्या खड़ी उठती है। और आपने 1857 की क्रांति और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में देखा होगा कि आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि वह भी चाहते थे जो अंग्रेज हैं वह हमारे जंगलों का दोहन ना करें और हमारे क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेजी सरकार के अधिकारी लोग ना पहुंचे, यानी हमसे छेड़छाड़ ना करें। इसीलिए आदिवासी लोगों ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसका यही रीजन था, क्योंकि आदिवासी भी चाहते थे कि अंग्रेज हमारे क्षेत्र में ना आए, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, ताकि आदिवासी की जो सभ्यता है संस्कृति है जो कल्चर है वह लगातार बना रहे। ठीक है, आगे देखिएगा। विभिन्न कारणों से इस स्तर पर अंग्रेजों ने 1833 में एक विधेयक ला करके स्वदेशी आबादी की रक्षा करने के लिए, यानी 1833 में कहता है जो अंग्रेज होते हैं वह एक विधेयक लाते हैं कि जो स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी का मतलब होता है भैया जो वहाँ पर मौजूदा निवासी जिसे हम मूल निवासी बोलते हैं, मौजूदा निवासी रक्षा करने का विचार किया गया। छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में गैर वन्य क्षेत्र घोषित किया गया, जिसका मतलब था ऐसे क्षेत्रों पर सामान्य नियम लागू नहीं होंगे। उदाहरण के लिए बाहरी लोगों ने इन क्षेत्रों पर भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासक और विवेकहीन शक्तियों का अधिग्रहण किया गया। इसके बाद में नीति में क्षेत्रों में बेहतरीन 1874 में ब्रिटिशों ने अनुसूचित जाति क्षेत्र विनियम अधिनियम पारित किया। इस कारण से इन क्षेत्रों में एक विशेष रूप से विशेष जाति को विचार स्वीकार किया। इस बीच एक सामान्य श्रेणी में एक जाति की अवधारणा उभर रही थी। क्या कौन सा एक यहाँ पर क्या थी विशेष अवधारणा जो उभर रही थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम और अन्य सामाजिक धार्मिक समूहों को अधिक सरल की धारणा से माध्यम से अलग करना था। वह थे जनजाति, जबकि बाकी लोग नहीं थे। 1919 के अधिनियम के अनुसार कुछ क्षेत्रों के लिए एक संपूर्ण से बहिष्कृत क्षेत्र आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र पर विचार उभरा, जहां आदिवासी आबादी केंद्रित थी। देखो क्या होता है, जो आदिवासियों के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष चला, जो संघर्ष रहा, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मूल निवासी थे उनको बोला कि वहीं पर रहेंगे और कई सारे क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया। आज भी अगर आप भारत के संविधान को उठा करके देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो पूर्वोत्तर के भाग हैं या छत्तीसगढ़ के ऐसे भाग हैं जहां पर अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आपको वहां पर बाकायदा सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका रीजन इसलिए बना भाई मेरे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी बाहरी व्यक्ति ना जाए, इसलिए उनको क्या दिया गया है, सिक्योरिटी और सुरक्षा प्रदान की गई। यानी आदिवासी जो क्षेत्र हैं, अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों को क्या तमाम तरह के कानूनों को ला करके उन क्षेत्रों को बाहरी लोगों से सुरक्षित करने का नियम और कानून बनना शुरू हुआ। और जो अंग्रेज ये भी चाहते थे, ठीक है, अंग्रेज ये भी चाहते थे जो हिंदू और मुस्लिम जो एकता है उस एकता को तोड़ने के लिए क्या किया, उन्होंने आदिवासियों को अलग रूप से स्टेटस देना। देखो भैया, हिंदू मुस्लिम वैसे ही मिलकर के अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दिया था, इसलिए वो चाहते थे कि जो आदिवासी अगर इसमें जुड़ जाएगा, कहीं ऐड हो जाएगा तो उनके लिए और समस्या बढ़ जाएगी और भी तेज आंदोलन। इसलिए उन्होंने क्या किया, आदिवासियों के एक अलग जाति और एक अलग चीज़ों को देने का काम किया। देखो वो चाहते थे कि भैया उनको इस देश में कोई समस्या ना हो, आंदोलन ना हो, उनको यहाँ से भगाया ना जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम जिस प्रकार से उन्होंने फूट डालो राज करो वाला काम किया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के काम किया, उसी प्रकार से उन्होंने क्या है, जो आदिवासी लोग थे उनको भी क्या किया गया, अलग स्टेटस दिया गया, यानी उनको भी अलग मान्यता दी गई, उनके लिए भी क्षेत्रों को निर्धारित किया गया। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज भी अगर आप भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ऐसे भारत के कई सारे क्षेत्र हैं जो आदिवासी इलाके हैं और वहां पर सामान्य व्यक्ति, जैसे आपने आर्टिकल 370 सुना होगा, 370 जो था जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था। विशेष प्रावधान का मतलब यही होता है कि उन इलाकों में कोई बाहरी व्यक्ति ना जाए। अब जैसे मान लो कि आप
कहीं से आते हैं, जैसे आप बंगाल से आते हैं, कहीं क्षेत्र से आते हैं, आपका कोई भी इलाका जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तो आप है। लेकिन वहां पर जब भाई मेरे कोई बाहर का व्यक्ति वहां पर जमीन लेगा, रहना शुरू करेगा, तो आपकी जो संस्कृति होगी, जो कल्चर होगा ना, वो मिक्सअप कल्चर बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी कल्चर की, आपकी सभ्यता संस्कृति का सत्यानाश हो जाएगा। वही कहने का मतलब है आप कश्मीर की तरह, जो कश्मीर में क्या था, कश्मीर की जो धारा 370 थी, ये कहती थी कि कश्मीर पर भैया कोई बाहरी व्यक्ति ना जाए, बाहरी व्यक्ति लोग वहां जाकर के ना बसें, बाहरी व्यक्ति वहां पर जमीन ना खरीदे। अगर वहां पर भैया बाहरी व्यक्ति जाएगा तो जो कश्मीर की सभ्यता संस्कृति है, कल्चर है, उसका दोहन होगा, यानी जो सभ्यता भैया हमारी वो बचेगी नहीं। उसी प्रकार से अगर आज भी देखोगे, वो तो आर्टिकल 370 में कई सारे चेंज हो गए, लेकिन आज भी अगर भारतीय संविधान को उठा करके आप देखेंगे तो भारतीय हमारा जो संविधान है उसमें कई सारे प्रावधान है। ऐसे आज भी भारत के कई सारे, जैसे अगर मैं बात करूं त्रिपुरा है, त्रिपुरा की बात करूं, या और भी पूर्वोत्तर के कई सारे स्टेट हैं, असम है, नागालैंड है, नागालैंड, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर भारत का आम नागरिक जमीन नहीं ले सकता है। आपको अगर वहां पर घूमने फिरने जाना है तो हमारी भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहां पर अन्य लोगों को जमीन खरीदने से या अन्य चीजों को लेने से इसलिए रोका जाता है ताकि जो हमारे आदिवासी इलाके हैं वह सुरक्षित रहें और उनकी जो सभ्यता संस्कृति है, कल्चर है, वह बना रहे या उसको बनाए। और अंग्रेजों ने भी इस चीज को बनाए रखने का काम किया और आज भी भारतीय संविधान में वो चीजें मौजूद हैं। जब आर्टिकल आप भारतीय संविधान को अगर देखेंगे तो ये चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, यानी आदिवासियों को एक अलग से आबादी उन्होंने बनाने का काम किया। आगे देखिएगा, देखिए ठीक है, इन क्षेत्रों को सामान्य नियमों से आवेदन से बाहर रखा गया। 1935 के अधिनियम ने इन प्रावधानों को शामिल किया और इसके लिए अधिसूचित लोगों के लिए आरक्षण की नीति उभरी। यानी अब भैया अंग्रेजों ने क्या, जो आदिवासी लोग थे उनका क्या आरक्षण का मतलब भैया, उनको क्या आरक्षण की नीति का मतलब, इनको भी रिजर्वेशन दे दिया आदिवासी लोगों को, ठीक है, खुश करने के लिए। ठीक है, जब ये नीति उभरी तब ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि लोगों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। यानी जब अंग्रेजों ने नीति तो बना दी कि हम आदिवासी लोगों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन आदिवासी लोगों को वर्गीकृत, यानी इनको अलग अलग भागों में कैसे बांटा जाएगा भैया। आदिवासियों में कई प्रकार की जातियां हैं, किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको उन्होंने सोचा नहीं था। कैसे वर्गीकृत, जो ना तो हिंदू थे ना तो मुस्लिम थे, उनका भ्रम उन शर्तों को अस्पष्ट करता। यानी जो आदिवासी थे ना तो हिंदू में आते थे, मुस्लिम आते थे, हम उनका जो बंटवारा करेंगे वो कैसे करेंगे, वे बड़ी समस्या बनी। जो अपने 10 वर्षीय गणना में आदिवासी आबादी को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने संवेदनाओं को प्रयुक्त शब्द जैसे जीवादी, पहाड़ी और वन जनजाति और आदिम जैसे जातियों से संबोधित किया। यानी आदिवासियों को उन्होंने जीववादी, पहाड़ी, आदिम या जनजातियों से उन्होंने क्या किया, उनको संबोधित किया गया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातियों कैसे रही, यानी हमारी जो जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, उनका स्वरूप कैसा है। भारत जब हमारा आज़ाद हो गया, ठीक है, देखो स्वतंत्रता के बाद जनजातियों के रूप में पहचान की गई, आबादी के लिए सुरक्षित और विकास के लिए एक नए संवैधानिक दायित्व। यानी स्वतंत्रता जब हमारा देश भैया आज़ाद हुआ, जो हमारी जनजातियां थीं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमारे संविधान में कई सारे संवैधानिक दायित्वों को बताया गया। इस उद्देश्य के लिए जनजातियों को एक सूची में अपनाया गया। 1950 में इस सूची में 212 नाम थे, यानी 1950 में जब बना तो उसमें 212 नाम थे, जिसे राष्ट्रपति ने क्रमिक आदेशों से संशोधित किया। 2003 में सूची में 533 यानी 533 ऐसी आदिवासी थी जो एसटी जातियां थी, उनको शामिल किया गया। शुरू में कितनी थी, 212, आज कितनी हो गई, 533 जातियां हैं जो एसटी कैटेगरी में आती हैं। अगर आप भी भारत सरकार का अगर एससी जाति कौन कौन सी, एससी में कौन कौन सी जातियां आती हैं, अगर आप पूरा देखोगे ना तो बहुत सारी जातियों को उनमें शामिल किया गया। ओबीसी में बहुत सारी जातियां, आपने भी सुना होगा ना कि लोग कहता नहीं, आंदोलन करता है नहीं कि मुझे एससी कास्ट में शामिल करवा दो, वो आंदोलन होता नहीं। मराठा अलग आंदोलन कर रहे हैं, वो राजस्थान में देखा होगा, वहाँ पर राजस्थान में अलग लोग जो गुज्जर थे वो भी आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा में देखा होगा जाट आंदोलन कर रहे थे। यानी तरह तरह की हमारी जो जातियां हैं वो क्या करते हैं भैया, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं और क्या कहते हैं कि हमें एसटी में शामिल कर दो, हमें ओबीसी में शामिल कर दो और हमें एससी एसटी में शामिल करने के लिए तमाम तरह के इस देश में होते हैं। ऐसा इसलिए होता भाई मेरे, ताकि अगर उनको एससी एसटी में अगर शामिल कर दिया जाएगा, ओबीसी में शामिल करें, तो आरक्षण का जो लाभ होगा वह उनको लाभ मिल सके, इसलिए वो तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं। ठीक है,
आगे देखिए, संविधान हालांकि एक जनजाति की परिभाषा प्रदान, यानी जो संविधान है उसमें जनजाति की कोई परिभाषा भैया नहीं बताई गई है। जिन लोगों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और जिनका राष्ट्रपति ने क्रमिक आदेशों में उल्लेख किया है उन्हें अनुसूचित जनजाति, यानी कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति में जितनी भी जातियां शामिल की गई हैं उनकी कोई परिभाषा नहीं है, उनको सिर्फ अनुसूचित जनजाति के नाम से ही संदर्भित किया जाएगा, यानी उनको अनुसूचित जनजाति ही बोला जाएगा, यानी उनको भील और ये संथाल वंथाल नहीं बोलना है, सीधा क्या बोल रहा है उनको एसटी, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति, यानी ठीक है शेड्यूल्ड ट्राइब उनको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा नाम नहीं बोल सकते, अगर कोई दूसरा बोलेगा तो केस हो जाएगा, आप सबने नया कानून नाम सुना होगा, ठीक है। आगे देखिए भौगोलिक वितरण, यानी भौगोलिक विवरण प्रजाति और भाषाई विशेषताओं और जनजातियों की जनसंख्या की विशेषताओं के आधार पर हम इस आगे देखेंगे। यहाँ पर हम उन विचारों को भी ध्यान आकर्षित करेंगे जिसमें भारत में जनजातीय आबादी का अध्ययन। अब हम भारत में जो जनजातियाँ हैं वह कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, उनका भी हम डीपली, अभी तक हम बेसिक तौर पर देख रहे थे भैया जो जनजाति है वो कहाँ से आ गई थी। हम उसमें देखा कि हमारे प्राचीन और मध्यकाल में जनजातियाँ कैसी थी, तो वहाँ पर भैया पता चला तो वहाँ पर तो भील उल थे रहते थे, गोंड ओड जातियाँ होती थी। बाद में क्या यही जाति आगे चल करके जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इनको क्या कर दिया, अनुसूचित जातियों में कन्वर्ट कर दिया, इनको एक स्थान दे दिया, यानी इनको अनुसूचित जाति। और जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको भी कई प्रकार के कानून मिलते हैं, इनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो इस प्रकार से इनका ओरिजिन होता है, यानी इनका उद्भव यानी शुरुआत हुई जो हमारी जनजातियाँ हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो हमारा रहेगा नृजातीय संबंध से अवधानी, अगला जो हमारा रहेगा 8.3 रहेगा नृजातीयता संबंध में स्थापित अवधारणा। इस खंड में हम निम्नलिखित को परिभाषित करेंगे: नृजातीय और निर्जातीय समूह, नृजातीयता, नृजातीय पहचान, जातीय सीमा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे ना, माइनॉरिटी और मेजोरिटी क्या होती है। धर्मांतरण, यानी जो धर्मांतरण मतलब होता है ना, जो लोग अपना धर्म और बदल देता है ना, उसको बोलते हैं भैया धर्मांतरण। अब हम इन चीज़ों के बारे में डीपली से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नृजातीय और नृजातीय समूह क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एग्निक शब्द ग्रीक शब्द में एनोथ का अर्थ है राष्ट्र के लिए। यह मूल रूप से आदिम जातियों से समाज के लिए निर्मित किया गया, जिनका इस्तेमाल यानी ये आदिम जनजातियों के लिए क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, जिन्होंने सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए अपने सरणीकरण का रूप प्रदान किया और एक राष्ट्र का गठन किया। लेकिन समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक पूर्व औपनिवेशिक और बहुवचन समाजों के अपने अध्ययन के आधार पर नृजातीय शब्द का व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। उनके अध्ययन से कई समूहों के सहअस्तित्व का पता चलता है, यानी जो नृजातीय है उसका जब प्रयोग किया जाता है उसका क्या भैया बहुत व्यापक मतलब होता है, ठीक है। एक राष्ट्र के भीतर नृजातीय कहा जा सकता है, तो एक समय के साथ नृजातीय का मतलब यह हो गया कि जो लोगों से समूह से संबंधित है उन्हें कुछ विशेषताएं जैसे नस्ल, भाषा, संस्कृति किसी अन्य पहलू से अलग किया जा सकता है। यानी जब किसी को हम किसी नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नृजातीय। क्या बोलते हैं, नृजातीय। जब उनको भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जब उनको किसी अन्य पहलू से अलग किया जाता है, जैसे हमारी भाषा अलग है भैया, दूसरे समूह जो उनकी भाषा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, दूसरे का कल्चर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, दूसरे का संस्कृति अलग है। जब हम एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में, और एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जब हमको फ़र्क करते हैं, जब डिफरेंस करते हैं, जब इनको अलग पहलुओं में अलग किया जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम नृजातीय बोलते हैं, ठीक है। नृजातीय समूह इसलिए एक सांस्कृतिक समूह है, यानी जो नृजातीय समूह है वह एक सांस्कृतिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके सदस्य या तो निम्नलिखित विशेषताओं को क्या करते हैं, साझा करते हैं। इनमें क्या होती है, निम्नलिखित विशेषताएं होगी। एक सामान्य भाषा की, नृजातीय समूह का मतलब होता है कि जिन समूहों की भैया एक जैसी भाषा है, एक जैसी संस्कृति है, एक जैसा कल्चर है, एक जैसा खान पान है और एक जैसा पहनावा है। नृजातीय का मतलब होता है भैया अलग कल्चर होना, अलग खान पान होना, अलग पहनावा होना, अलग संस्कृति होना, अलग रीति रिवाज होना, इसको बोलते हैं नृजातीय। इनमें दो में डिफरेंस करना, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे आदिवासी हैं, ठीक है, दूसरा हमारी जो एससी जाति हैं, हर जाति दूसरी जाति में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं नृजातीय। और नृजातीय समूह का मतलब होता है जब किसी समूह की एक जैसी भाषा है, एक जैसा क्षेत्र है, एक जैसा धर्म है, नस्ल है, सगोत्र विवाह भैया रीति रिवाज विश्वास है, सदस्य
सदस्य सामान्य वंशों में एक विश्वास भी साझा करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं यहूदी, ग्रीन, जापानी, मुस्लिम, मुंडा, ये सभी प्रकार के निर्जातीय समूह हैं। जैसे जापानी एक प्रकार का समूह है, मुस्लिम एक प्रकार का समूह है। यानी देखो इसको हम क्या बोलते हैं, समूहों के रूप में वर्गीय। देखो जो हिंदू है, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो हिंदू है उसे नृजातीय समूह में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हिंदुओं में जो है, हिंदू जो धर्म है उसमें कई सारी जातियाँ शामिल हैं और कई सारे वर्ग शामिल हैं। हिंदुओं में क्या है, नृजातीय समूह में इसलिए शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि हिंदुओं में अगर आप देखोगे तो सबकी अलग अलग संस्कृति है, सबका अलग अलग खान पान है, सबका भैया अलग अलग पहनावा है। अगर आप ब्राह्मणों की तरफ देखेंगे और उधर आप शूद्रों में देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंस है। और उसी प्रकार से आप वैश्य समाज को देखेंगे और उसी प्रकार से आप क्षत्रियों को देखेंगे तो इसमें क्या है, एक जैसी इनकी संस्कृति, भाषा, कल्चर और सारी चीज़ें सेम नहीं। लेकिन अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखते हैं, यहूदी समुदाय को देखेंगे, जापानी समुदाय को देखेंगे या अरोगा समुदाय को देखेंगे तो ये क्या है, नृजातीय समूह। यानी भैया इनका जैसे मुस्लिम समुदाय है, जापानी है, यहूदी हैं, इन सबकी भाषा हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, खान पान हो, पहनावा हो, उठक बैठक हो, उठना बैठना हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबकी बराबर हैं, इसलिए उनको बोलते हैं नृजातीय समूह। और नृजातीय का मतलब होता है कि जब एक से दूसरे में हम डिफरेंस करते हैं, जो अंतर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम नृजातीय। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि नृजातीय संबंध की हमारी परीक्षा के संदर्भ में नृजातीय समूहों की अवधारणा को समझाने इतना महत्वपूर्ण, यानी नृजातीय जो संबंध हैं उनको हमें, या नृजातीय जो समूह हैं उनको हमें इतना समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नृजातीय समूह किसी व्यक्ति के सामाजिक दायित्व को यानी किसी भी व्यक्ति का सामाजिक दायित्व क्या है, यह नृजातीय समूह के द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता है, उसको पता चलता है। यह संस्कृति और प्रजातीय एक रूपता के आधार पर बनता है। यह समूह का सार अन्य सदस्यों की साझा संस्कृति के जुड़ाव के कारण प्रति व्यक्ति की भावना को निहितार्थ बताता है। जन्म से इस समूह का निगमन का निर्धारण होगा, इसके सदस्य अपेक्षाकृत प्रतिबंधित होंगे। नियम, उदाहरण के लिए जैसे अगर बात करें रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ होता परिवर्तन। देखो क्या होता है, नृजातीय समूह का मतलब होता है कि जब संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, पहनावा, रीति रिवाज सब एक हैं, इसको बोलते हैं नृजातीय। अगर सबका भैया संस्कृति एक है, कल्चर एक है, पहनावा है, जैसे जापानी होगा, ठीक है, मुस्लिम संस्कृति है, सबकी एक भाषा, सबका एक समाज है, सबकी एक संस्कृति, सबका एक भाषा है। क्लियर है? यहूदी हैं, यहूदी भी सारे एक जैसे ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं, इसे उसको बोलेंगे नृ, यानी एक ही जैसे सब दिखते हैं जैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं। और नृजातीय का मतलब होता है जब डिफरेंस हो जाता है, जब अंतर हो जाता है, उसको बोलते हैं ना। जैसे भैया कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे हिंदू संस्कृति से मुस्लिम संस्कृति भाषा में अलग है, जैसे हमारी जैसे हमारी संस्कृति है, ठीक है, हमारी संस्कृति है भैया, यहूदियों की संस्कृति अलग है, तो इसको बोलते हैं नृजातीय समूह, ऐसी को बोलते हैं नृजातीयता। ठीक है, अब हम देखेंगे नृजातीयता क्या होती है। ठीक, आगे देखिए, नृजातीयता का तात्पर्य नृजातीय समूहों के बीच अंतर संबंधों के, यानी एक नृजातीय का मतलब होता है एक समूह से दूसरे समूह में जो अंतर है उसी को हम क्या बोलते हैं, नृजातीयता। इस प्रकार नृजातीयता की घटना अधिक स्पष्ट हो जाती है जब एक अंतर क्रियात्मक स्तर पर देखी जाती है। कोहेन सामाजिक समूहों के बीच कम कर रहे संस्कृति समूहों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को नृजातीय समूह, यानी कोहेन क्या है, एक थिंकर है, वो क्या कहता है कि हम जातियों के बीच में, सांस्कृतिक समूहों के बीच में हम बातचीत की प्रक्रिया से, यानी भाषा के जरिए क्या कहता है, वो नृजातीय को बताता है। यानी भैया एक समूह से दूसरे समूह में जो भाषा में डिफरेंस है, एक समूह से दूसरे समूह में जो लैंग्वेज में अंतर आता है, भाषा में बोलने में जो अंतर आता है, उसको क्या बोलता है, ये नृजातीय बोलता है। यद्यपि निर्जातीय का अंतर निर्जातीय संबंधों में प्रकट होता है, यह अंतर निर्जातीय परिस्थितियों में अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि निर्जातियों का सार निर्जातियों की पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक है। यानी जो निर्जातीय पहचान है उसको स्थापित करने क्या होता है, बहुत जरूरी है। निर्जातीय का मतलब होता है एक जाति से, एक समूह से दूसरे समूह में जो अंतर, भैया नृजातीयता क्या होती है, एक समूह से दूसरे समूह में जो अंतर है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर जो अंतर और डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं नृजातीयता। ठीक है, अब हम देखेंगे नृजातीयता पहचान क्या होती है, आगे देखिएगा। प्रजाति पहचान यानी समता और विशेषता दोनों को दर्शाती, यानी जो प्रजाति होती है वह समानता और विशेषता दोनों को दर्शाती है। एक और यह दर्शाता है कि एक नृजातीय समूह के सदस्य सार्वजनिक तौर पर क्या पकड़ रख सकते हैं, और दूसरी ओर यह भी कि नृजातीय समूह से अलग करता है।
निम्नलिखित निर्जातीय पहचान के कुछ कारक है जिसका यहाँ पर आरोप प्रतिनिधित्व करता है। जैसे स्वयं आप एक व्यवस्थित किया गया, जैसे क्या होगा निर्जातीय, देखो स्वयं किया गया, जैसे राष्ट्रीयता ऊपर रहेगी, फिर भाषा है, धर्म है, क्षेत्र है, नस्ल है, जाति जनजाति, फिर हम स्वयं। फिर देखो जो व्यक्ति होता है ना, जैसे हम क्या होते हैं, हम स्वयं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी भैया जाति होगी, जैसे हम लोग हैं, स्वयं खुद को देखो ना, जैसे तुम हो, तुम्हारी क्या है, एक जाति होगी या जनजाति से किसी जाति से बिलोंग करते हो। फिर तुम्हारी क्या भैया एक नस्ल है, नस्ल का मतलब तुम मनुष्य हो या तुम्हारी कोई न कोई नस्ल होगी, महिला पुरुष की या आधार पर या इंसान नस्ल है। फिर तुम्हारा किसी न किसी भैया तुम क्षेत्र में रहते होगे, अरे किसी इलाके में तो रहते होंगे हम लोग ना, क्षेत्र में रहते। फिर तुम्हारा क्या होगा भैया, एक धर्म होगा, किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो। फिर आपकी क्या होगी भैया, एक भाषा होगी, लैंग्वेज होगी ना। फिर क्या होगी, आपकी एक लैंग्वेज होती है हम लोगों की। यानी हम छोटे से देखेंगे, एक आदमी है, हम स्वयं हैं, हमारी एक जाति है, हमारा एक नस्ल है, हमारा एक क्षेत्र है, हमारा एक धर्म है, हमारी एक भाषा है, और फिर हमारी एक राष्ट्रीयता है। यानी इसको एक पैरेलल में जब हम इसको बोलते हैं तो इसको क्या बोलता है, निर्जातीय पहचान। इसको क्या है, एक किस प्रकार से निर्जातीय जो पूरी पहचान बनती है, यानी हम व्यक्ति के शुरू से लेते हैं और उसकी राष्ट्रीयता तक को जो देखते हैं, इसी प्रकार से उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेखांकित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है, उसी प्रकार से इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को रेखांकित किया। देखो जनजातीय और जाति की व्यवस्था का मुद्दा विभिन्न आधारों पर भिन्न हो सकता है। यानी जनजाति और जाति का जो व्यवस्था का मुद्दा विभिन्न आधार पर भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में जनजाति या जाति निर्जातीय पहचान एक महत्वपूर्ण है। अब निर्जातीय सीमा को हम देखते हैं क्या है। देखो निर्जातीय सीमा एक सामाजिक सीमा को संदर्भित करती है जो हमेशा क्षेत्रीय सीमा के अनुरूप नहीं होती। व्यक्ति एक व्यक्ति की निर्जातीय पहचान के माध्यम से स्वयं को परिभाषित करता है, जबकि निर्जातीय सीमा निर्जातीय समूह के सामाजिक सीमा को परिभाषित करती है। यह एक अन्य निर्जातीय समूह के सदस्य दूसरे को अजनबी के रूप में या द्वंद्वात्मक। देखो हम निर्जातीय सीमा, देखो एक जाति का आदमी ना दूसरे जाति के आदमी को बड़े वैसे रूप से देखता है, अजनबी की तरह देखते हैं। देखिए हमारा जो संस्कृति और जो कल्चर है ना, अगर हमको दूसरा संस्कृति कल्चर वाला आदमी मिलेगा ना तो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी होगा भैया, जैसे बिल्कुल अजनबी की तरह होगा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं किसी अपनी सामाजिक सीमाएं या समूह से बाहर की मान्यता और सामाजिक समझ। यानी निर्जातीय सीमा का मतलब हर जाति भैया अपना एक सीमा है, बाउंड्री लाइन है, ठीक है। हर जाति की भैया अपना अपना खाना है, अपना अपना पहचान है, अपना अपना पहनावा है, अपना अपना उठक बैठक है, या कह सकते हैं सबकी अपनी अलग 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 सीमा है। यानी सबकी भैया अपनी क्या है, एक बाउंड्री लाइन है, सीमा है। सामान्य समझ और आपसी हित की समझ है। जो व्यक्ति सीमा से बाहर होते हैं उनसे सामान्य समझ और रुचि की उम्मीद की जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह क्या होता है। देखो निर्जातीय समूह के अध्ययन में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूह शामिल है। बहुमत समूह शब्द का अर्थ होता है कि व्यक्तियों में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व और आर्थिक और राजनीतिक संसाधन पर उनका नियंत्रण है। यहाँ पर जो बहुसंख्यक जो होता है, बहुसंख्यक समूह का मतलब होता है, बहुसंख्यक समूह होता है जिसकी व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है और जिनका आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण है। बहुसंख्यक समूह क्या होता है कि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा समूह जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और उनका जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे राजनीतिक है, सभी चीज़ों पर उनका नियंत्रण यानी कंट्रोल है, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक, आगे क्या है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक निर्जातीय समूह अन्य निर्जातीय समूहों पर हावी है। आमतौर पर देखा जाता है एक जो समूह होता है वह दूसरे समूह पर हावी होता है। हालांकि हम आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में प्रत्येक निर्जातीय समूह के भीतर मौजूद आंतरिक विषमताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी एक निर्जातीय समूह से दूसरे निर्जातियों में जो अंतर है, जो विषमता है, जो डिफरेंस है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो अल्पसंख्यक समूह है, जैसे माइनॉरिटी हैं, कुछ वर्गों को बहुमत का ज़्यादा प्राप्त हो सकता है, इसके विपरीत जिनमें अल्पसंख्यक या बहुमत की स्थिति को समान समझा जाता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो थोड़ी संख्या में है, या कह सकते हैं कि जिनकी स्थिति कम है, या उनका जो कह सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर क्या है, जिनका कम नियंत्रण होता है, उनको क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच असमानता का रिश्ता है। यानी भैया बहुसंख्यक जो हैं और अल्पसंख्यक जो उनके बीच में क्या है, असमानता, यानी उनके बीच में है, समानता नहीं है। यानी उनके बीच में क्या है, दूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं दूसरों में। प्रमुख समूह या बहुसंख्यक समूह आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर संख्यात्मक शक्ति और नियंत्रण का आनंद ले। जो बहुसंख्यक समूह होगा भैया ना, चाहे जो हमारे संसाधन हो, जो हमारे रिसोर्सेज होंगे, उस पर क्या करेगा, उसका दबदबा रहेगा, उसका कब्जा रहेगा, वो उस पर मौज उड़ाएगा, ठीक है। यानी वो क्या करेगा, सभी चीज़ों का आनंद ले सकता है अपनी शक्ति के जरिए, क्योंकि उसके भैया लोगों की संख्या ज़्यादा है। वैसे भी देखोगे तो क्या होता है, घरों में जिसके घर में मेंबर ज़्यादा है, जैसे मान लो
कि तुम्हारे फादर 2 भाई हैं, तो तुम 2 भाई हो और तुम्हारे जो बड़े जो फादर हैं, जो पापा के 2 भाई हैं, उनके 5-6 लड़के हैं, तो क्या होगा, एक प्रकार से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मामला बन जाएगा ना। यहाँ पर भी अगर बात करूँ तो घर परिवार के जो मामले होंगे, वहाँ पर जिसके 2 बच्चे होंगे और दूसरे के अगर 6 बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उनमें क्या होगा कि जिसके 6 लड़के वो सोचेंगे हम सब सारा घर हम ही कब्जा कर लें। जिसके दोगे यार तुमको कहते तुम्हारा तो 2 ही लड़का है ना। वही मैं आधार पे आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक है वह सारी चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, वह शक्ति और सामर्थ्य में क्या है, ताकतवर है भैया, क्योंकि उनके पास संख्या ज़्यादा है, लड़ाई करने वाले लोग ज़्यादा हैं और ताकत दिखा देंगे। लेकिन जो अल्पसंख्यक जो थोड़ी संख्या में वो तो डरा डरा रहेगा, वो क्या कर पाएगा। वही में आप यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या होती भाई मेरे, असमानता की जो चीज़ें हैं, असमानता बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी ओर अल्पसंख्यक समूह में वह लोग शामिल होते हैं जो मेजबान समाज में अप्रवासी हैं। कई लोग जैसे मेजबान समाज में, कहीं पर तुम दूसरी जगह पर चले जाओ, ठीक है, मान लो तुम बिहार में रहते हो, बिहार छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर चले जाओगे तो क्या रहेगा वहाँ पर। मान लो कि एक जाति है, ठीक है, मान लो एक जाति जो भील है, मैं आदिवासियों को समझाता हूँ, एक जाति जो भील है वह भील जाति से निकल करके कहीं दूसरी जगह पर बस जाती है, तो क्या रहेगी, वह अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ पर बनी रहेगी। इसी प्रकार से भी अल्पसंख्यकों को कह सकते हैं, यानी ऐसी जाति ऐसी किसी क्षेत्र में जहाँ पर जिस जाति की संख्या, लोगों की संख्या कम है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। बहुमत समूह के अधीनस्थ पद पर रहते हैं, यानी जो बहुमत समूह होता है उनके 2m दर्जे पर रहते हैं, उनसे मिलजुल करके इनको रहना पड़ता है। ठीक है, उनके दया धर्म पर इनको निर्भर रहना पड़ेगा। आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों पर संख्यात्मक शक्ति और नियंत्रण के बीच सहसंबंध तार्किक और एक बिंदु है, यानी आर्थिक और राजनीतिक जो संसाधन है उसमें जो संख्या शक्ति है वह सहसंबंधों पर है, संबंधों पर हो सकती है। जैसा कि इतिहास बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक प्रभुत्व का कोई सबूत, यानी जो इतिहास में अगर बात करें, अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक प्रभुत्व का कोई सबूत प्रदान करता। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद में रंग भेद के दिनों में दक्षिण अफ्रीका में काले बहुमत पर एक सफ़ेद अल्पसंख्यक का वर्चस्व था, यानी काले जो काला था जो आदमी था वो बहुमत में था और जो गोरा आदमी था वो क्या था, अल्पसंख्यक था, उनका वर्चस्व था। 1980 के दशक में हमारे पास अप्रवासी बंगाली अल्पसंख्यक थे और असम में उच्च पदों पर काबिज थे। इनसे उदाहरणों से पता चलता है कि अल्पसंख्यक समूहों की अवधारणा के आसपास मिथक एक समूह के रूप में है जो अपनी कम संख्या ताकत के कारण प्रभुत्व और हीन स्थिति के अधीन सच नहीं है। यह स्पष्ट है कि राजनीतिक और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाला एक समूह अपनी संख्या शक्ति के बावजूद बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूह बन जाता है। यानी देखो, कोई भी समूह बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कैसे बनेगा भैया, कि संसाधनों पर उसका कंट्रोल कैसा है, उसकी ताकत कैसी है। जो देखो, जो समूह अपनी क्षमता और अपनी ताकत से संसाधनों पर अपना नियंत्रण कंट्रोल रख लेगा भैया, जो कंट्रोल कर लेगा वो क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। जो अल्पसंख्यक कौन रहेगा, जो कंट्रोल नहीं रख पाएगा। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि एक जाति है, ठीक है, कोई चीज़ है, जैसे मान को पीने का पानी है, जैसे गांव में क्या है भैया, पीने का पानी है, लेकिन गांव में जो व्यक्ति जो परिवार के लोग, गांव में कुआं लगा है, ठीक है, कुआं है, कुएं से पानी भरा जाता है, पुरानी मान लो उदाहरण लेते हैं, ठीक है, गांव में कुआं है, कुएं में पीने का पानी है, जो कुएं पर कब्जा कर लेगा, पानी के संसाधनों पर कब्जा कर लेगा, वो क्या होगा भैया, बहुसंख्यक हो जाएगा। यानी उसने क्या है, अपने ताकत के दम पर क्या कर लिया है, जितने भी रिसोर्स हैं उन पर क्या कर लिया, अपना नियंत्रण और अधिकार कर लिया। और जो नियंत्रण और अधिकार नहीं कर पाएंगे वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में चलेंगे। यानी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो है, संसाधनों पर कैसा आपका नियंत्रण है। संख्या भी मायने रखती है, देखो संख्या भी मायने रखती है कि आप संख्या में कितने हैं। ज़्यादातर हम लोग जो मानते हैं कि जो ज़्यादा संख्या में है उनको बहुसंख्यक बोला जाएगा, जो कम संख्या में उनको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। पहला तो नज़रिया है। दूसरा नज़रिया ये कहता है, दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि जो समाज, यानी जो जाति, जो विचारधारा, जो लोग संसाधनों पर नियंत्रण कर लेंगे बहुसंख्यक बनेंगे, और जो संसाधनों पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वह अल्पसंख्यक की स्थिति में बने रहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में आदिवासियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में जो भैया आदिवासी, उनकी पहली विशेषता क्या, भौगोलिक वितरण है उनका। पूरे देश में जनजातियों के व्यापक वितरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों में समूहित करना आवश्यक है। परिस्थितियों के आधार पर जैसे उन्हें 5 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। जो आदिवासियां हैं उनके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग इलाके हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र, यानी जैसे क्या है, नागा जाति है, इनको जातियों में जैसे बांटा गया। मध्य भारत में जैसे मुंडा है, संथाल है। जो पश्चिम भारत में जैसे भील है, जनजाति है, और दक्षिण भारत में टोंडा है, आदि जातियों के। और
द्वीप क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में जो है वहाँ पर, यानी जैसे वहाँ पर कुछ जातियों को बांटा, यानी भारत में जो आदिवासी हैं, आदिवासी जो जातियाँ उनको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगला जो देखेंगे क्या है, प्रजातीय और भाषाई संबंध क्या है। भारत में जनजातीय आबादी का एक लंबा इतिहास रहा है। वह पूर्व ऐतिहासिक और ऐतिहासिक समूहों में दूर दूर के स्थानों पर चले गए और इसीलिए हम पाते हैं कि भारतीय आबादी लगभग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो भारतीय आबादी है उसमें लगभग सभी जातियां हैं और सभी जातियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। भौगोलिक विशेषताओं उस भंडार को इंगित करते हैं जिसके कारण जनजातियाँ जनसंख्या होती है, वे अपने प्रवास को कुछ प्रकाशित डाल सकते हैं जिन पर वह मार्ग कर सकते हैं, जिनसे वह परंपराओं के साथ नहीं संबंध क्या होता है प्रजातियों में, जो संबंध क्या जैसे लैंग्वेज के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, कल्चर के आधार पर क्या होता है, जो जनजाति होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, इनमें क्या होता है भैया, संबंध होता है, यानी इन पे क्या पाया जाता है, रिलेशन भी पाया जाता है। ठीक है, तो 3 प्रमुख प्रजातीय विभाजन क्या होता है, यानी 3 प्रमुख जो प्रजातीय विभाजन क्या है, देखो हम व्यापक और सामान्य शब्दों में प्रजातीय विशेषताओं में भारतीय जनजातियों की भाषा को चर्चा करें। देखो पहला क्या है, प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर गुहा का मानना है कि निम्नलिखित प्रजातियों में विशेषताएं, इस समूह की विशेषता और त्वचा का रंग का गहरा रंग है, धंसी हुई नाक, निचला माथा, ये विशेष गोंडा मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर झारखंड में बने। देखो आपने आदिवासियों को देखता होगा ना, पहला जो संबंध है इसमें जो होता है, कुछ आदिवासी भैया ऐसे होते हैं ना, उनकी नाक का जो है ना गहरा रंग है, नाक उनकी धंसी हुई है, जो माथा है थोड़ा निचला है, ये इस प्रकार से जनजाति प्रकार। अगली जो समूह है, इस समूह का त्वचा का रंग हल्का त्वचा का रंग की विशेषता होती है, सिर और माथा चौड़ा होता है और नाक का पुल और बहुत कम होता है, उनकी आंखें ऊपरी आंखें ढक्कन पर तिकोना या तिरछी होती हैं। यानी इस प्रकार के इनका रूप रंग और बनावट कैसे है, अलग अलग जो आदिवासी भैया उनका रूप रंग चेहरा मोहरा जो होता है, नाक नक्श जो होती है वह अलग अलग प्रकार के बनी हुई है। ठीक है, हमारी जो जनजातीय समूह है उनकी जो रहने का जो दिखने हैं वो अलग अलग प्रकार से रहती हैं। ठीक है, जैसे ये विशेषता कहाँ पाई जाती है, भाटिया है या अरुणाचल प्रदेश में जो नागा है या इनके बीच में इस प्रकार की पाई जाती हैं। अगला निगोटो, इस संबंध की विशेषता गहरे रंग की त्वचा होती है, यानी लीले रंग दिखने वाली इनकी त्वचा है, गोल सिर है, चौड़ी नाक है, घुंघराले बाल होते हैं। ये विशेषताएं केरल में, जैसे केरल में जो आदिवासी हैं और अंडमान में जो आदिवासी हैं उनकी विशेषता पाई जाती है। यानी जो आदिवासी हैं वह उनमें अलग अलग विशेषताएं क्या है, वो किस प्रकार से दिखते हैं और किस प्रकार से उनका रूप रंग है। भाषाई जुड़ाव क्या होता है, भाषाई रूप से स्थिति कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि आदिवासी में अगर आप भाषा देखोगे तो उनमें भाषाओं में बहुत हैं। आदिवासियों लोग 105 अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और 255 सहायक भाषा भैया बोलते हैं। यह स्वयं इंगित करता है कि इनके बीच कैसी महान विविधता है। भाषाएं उच्च संरक्षित और कई मायनों में स्थापित हैं। और देखो ये इनकी भाषाओं को से उद्देश्यों से समझा जा सकता है 4 प्रमुख परिवार में वर्गीकृत, यानी जो उनकी भाषाएं हैं वो कई हैं। जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार क्या है, इस परिवार की 2 शाखाएं हैं, जो मोन खेर शाखा या मुंडा शाखा है। पहली शाखा की भाषा खासी है, निकोबारी आदिवासी द्वारा बोली जाती है। मुंडा की शाखा भाषाएं संथाली और गोंडी है। तिब्बती चीनी परिवार जो है, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं या जो उप परिवार हैं उसमें शाम में चीनी उप परिवार में तिब्बती वर्मा उप परिवार है। भारत के जो पूर्वोत्तर हैं जैसे सीमांत में अगर बात करें तो वहाँ पर चीनी उप परिवार का एक नमूना है। यानी जो आदिवासी हैं वह क्या होता है भैया, भाषाएं उनमें बहुत प्रकार की बोली जाती हैं। अलग अलग जो आदिवासी हैं अलग अलग लैंग्वेज का, अलग अलग चीज़ों को या अलग अलग जो लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, यानी लैंग्वेज के आधार पर क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। यानी आदिवासी को अगर मैं बात करूँ भाषा के आधार पर क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा विविधता बनी हुई है। ठीक है, देखिए जैसे दार्जिलिंग में, जैसे नागालैंड में चोप है आदिवासी वर्मन भाषा का संस्करण बोलते हैं। इंडो यूरोपियन परिवार है, होजग और भील जातियां जो भाषाएं समूह है शामिल हैं। द्रविड़ परिवार, द्रविड़ का मतलब होता है जो हमारा साउथ का जो इलाका। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं उदाहरण के लिए जैसे मैसूर में, छोटा नागपुर में उरुला द्वारा बोली जाती हैं। यानी जो भाषाएं हैं वो आदिवासियों में कई प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। जनसंख्याकी की विशेषता क्या है, एक समय में नीलगिरी का टोडा जैविक और सामाजिक संकट का सामना कर रहा है क्योंकि इनकी संख्या केवल 475 तक गिर गई है। प्रजनन आयु में पर्याप्त महिलाएं नहीं हैं। जैविक रूप से वह विलुप्त होने के कगार पर है। सामाजिक रूप से अपने विभिन्न संसाधन को बनाए नहीं रख सका। इस तरह की भविष्यवाणी के बिहार में बिजरा, अंडमान द्वीप समूह में टंगना और ग्रेट में अंडमाली आदि
आबादियां सिर्फ 2 अंकों में रह गई, यानी कुछ आदिवासी जनजातियां ऐसी हैं भैया जो विलुप्त होने की कगार पे हैं या उनमें ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। कई आदिवासी जातियां हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, कई ऐसे आदिवासी भाषाएं जो विलुप्त हैं। आपने सुना होगा कि भारत में ऐसी कई सारे जो लैंग्वेज हैं, ऐसी कई सारी भाषाएं हैं जो पूरी तरीके से क्या हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर क्या हैं, वह पहुंच रही हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और बात करेंगे जो राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर जैसे भील है, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में संथाली हैं जिनकी आबादी लाखों में है। गुजरात में जैसे डोबला है, चूंग है, दक्षिण भारत पूर्वोत्तर में जैसे कचहरी श्रेणी में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। फिर नीलगिरी, बिहार, और जो कुछ जातियां हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन देखो कुछ आदिवासी जो जातियां हैं उनकी संख्या लाखों में बनी है, कुछ आदिवासी जो संख्या उनकी ठीक है, लेकिन कुछ आदिवासी जातियां ऐसी हैं जिनकी जो संख्या है लगभग क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। कुछ आदिवासी जातियां ऐसे हैं जिनके लोगों की संख्या 2 अंकों में है, यानी 10, यानी 97, 98, 99 ऐसे लोग हैं उनकी पूरी जाति में हैं। भाषा के आधार पर अगर हम बात करें, यानी उनकी संख्या के आधार पर बात करें। अन्य वर्गों से अलगाव और अंतरक्रिया कैसे करते हैं? जो आदिवासी हैं अन्य वर्गों से कैसे, जो जनजातियों के बीच सामाजिक संगठन को समझने के लिए अलगाव और बातचीत का मुद्दा महत्वपूर्ण है, यानी कैसे अलग हैं। यह विचार है कि जनजातियाँ हमेशा अलग थलग बनी हुई हैं, इतिहास पर आधारित नहीं है। वर्तमान में पलायन अक्सर राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक कारणों से हुआ। पहले भी बता चुके हैं, कुछ जनजातियों ने बड़े राज्यों का गठन किया है, यहाँ तक कि एक अलग थलग समूह आर्थिक संबंध, यानी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा समूह बना लिया है, यानी वो हमारे जो अलग जो वर्ग है, यानी जो आम लोग हैं उनसे कैसे सहभागिता के कुछ उदाहरण हैं। यानी जो ऐसी कुछ आदिवासी जो जनजातियाँ हैं जो हमारे समाज से सहभागिता के आधार पर, यानी उनके रिलेशन के आधार पर, सहयोग के आधार पर चलती हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। तो सहभागिता का आधार जैसे उनमें जिस प्रकार का बना है, पुल और बर्फ़ जैसे मध्यवर्ती जो है उन इलाकों में किस प्रकार की भूमिकाएं, कुछ भूमिकाएं बनी हैं। आदिवासी को भैया उद्देश्य क्या है, आदिवासियों के आर्थिक उद्देश्य क्या, पहले क्या है, खाद्य संग्रहकर्ता शिकारी हैं। पहला जो आदिवासी वो क्या करता है, भोजन एकत्र करता है। शिकार करना, जानवरों को फंसाना मानव जाति द्वारा पहला अनुकूल था। यह पशुपालन और कृषि द्वारा औद्योगिकरण द्वारा उठाए जाने वाले हजारों वर्ष तक, यानी जो आदिवासी हैं वह अपने आर्थिक उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं, क्या करते हैं, भोजन को एकत्र करने के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जानवरों को फंसाते हैं, उनको मार करके खाना, यह आदिवासियों का पहला काम था। फिर उन्होंने पशुपालन और कृषि का काम उठाया, ठीक है, उनको काम किया। एक बार भोजन का उत्पादन करना सीख जाने के बाद मानव समाज में परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। इन परिवर्तनों ने गति औद्योगिकरण से तेजी से हुई। अब मुख्य भूमि पर बहुत कम जनजातियां हैं जो मुख्य रूप से खाद्य संग्रह या शिकार करते हैं। अब ऐसी भैया बहुत कम जनजातियां बची हैं जो जंगल में पशुओं को मार करके, पक्षियों को मार करके या फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो क्या हैं, विकसित हो चुके हैं। हालांकि केरल में की तरह की अर्थव्यवस्था में कुछ पारंपरिक उदाहरण भी हमें देख, अभी भी कुछ जो जनजातियां हैं वो भी क्या हैं, शिकारी संग्रह यानी शिकारी जो है, यानी जो हमारे जंगल हैं उन पर भी आश्रित अभी बहुत सारी जनजातियां हैं। स्थानांतरण खेतिहर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, देखो खेती के इस रूप में कई विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग किया गया। अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि वन भूखंड, एक भूखंड चुनना, उस पर पेड़ और पौधों को काट करके उन्हें सुखाना और जलने के लिए अनुमति देना, जिसके बाद बीज बोया जा सकता है। इस तरह के भूखंड कुछ वर्षों के बाद खेती की जाती है, फिर कई वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है। पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी क्षेत्र में इस तरह की खेती व्यापक रूप से की जाती है। मेघालय में खासी खेती इस रूप से की जाती है, यानी जो आदिवासी इलाके वहाँ पर कुछ क्या की जाती है, खेती, यानी उनको काट करके, पेड़ों को जला करके, उनको बीज बो करके फसलों का उत्पादन भी किया है, यानी खेतिहर के रूप में, यानी वह अपनी आजीविका चलाने के लिए आदिवासी क्या कर रहे हैं, अपने पेड़ों को काट करके भैया क्या कर रहे हैं, उनको जला करके उनको खेत के रूप में, यानी उनको वहाँ पर अनाज बो करके, यानी खाने पीने की चीज़ों का भी उपजाया जा रहा। अस्थायी किसान हो गए हैं कुछ लोग, क्या है किसानी। देश के मध्य और पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में बहुसंख्यक जनजातीय आबादी द्वारा अस्थायी कृषि का अभ्यास करती हैं, यानी अब जो जनजातियाँ ज़्यादातर क्या करती हैं, कृषि का अभ्यास कर रही हैं। उसकाने के लिए निर्वाह का प्राथमिक क्षेत्र है। हालांकि जनजातियों द्वारा प्रचलित खेती में तकनीकी आमतौर पर सलाह, यानी जो आदिवासी हैं खेती तो कर रहे हैं, किसान के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पास टेक्निक है वो बहुत पुरानी है, काम चलाऊ ही है, सरल है। कृषि की पारंपरिक रखने वाली जनजातियों को व्यापक समाज में के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समूह में शामिल किया, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, कई सारे समूह में, आर्थिक है, राजनीतिक है, इन समूह में शामिल किया गया। अगला जो हमारा क्या है, कारीगर।
यानी कुछ ऐसे आदिवासी जैसे टोपी बनाना है, औजार बनाना है, कताई करना है, बुनाई करना है, शिल्पकार है, निर्वाह करने वाली जनजातियों की संख्या बहुत कम है। यानी ऐसी जातियां जो बहुत कम है जो कारीगरी के रूप में काम करती, जैसे टोपी बनाना और आज इस रूप में, ऐसी जनजातियां या तो इन व्यवसायों को कृषि के साथ जुड़ती हैं या पूरी तरीके से शिल्प पर निर्भर हैं। यानी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो क्या करती हैं, कारीगरी का काम करती हैं, कारीगरी के कामों के जरिए क्या करती हैं, अपना जीवन निर्वाह करें। कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो पशुपालक और चारावाह काम करती हैं। पशुपालक जनजातियों के पारंपरिक उदाहरण जैसे नीलगिरी में टोंडा, हिमाचल में अगर बात करेंगे तो में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी। हालांकि टोंडा के पास स्थानीय निवास है, वो अपनी भैंसों को चराने के लिए निश्चित सीमा तक ले जाते हैं। भैंस व्यक्तिगत रूप से के स्वामित्व हैं, लेकिन भैंस और डेयरियों से संबंधित कुछ कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं। कारीगरों की तरह वह भी अपने उपयोग की अन्य वस्तुएं विशेष रूप से कृषि उत्पादों से डेयरी उत्पादों का प्रदान करते हैं। यानी कुछ जनजातियां ऐसी हैं, जो जनजाति के लोग ऐसे हैं जो पशुओं के दूध से या पशुओं को चरा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अपना आर्थिक जो काम है उसको पशुओं को चराकर या चरवा के रूप में, लोक कला के रूप में भी कुछ जातियां काम करती हैं। आगे देखेंगे, ऐसे कई समूह हैं जो कलाबाजी के करतब दिखा करके लोगों का मनोरंजन करते हैं और अपने मालिकों को कुछ सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ खानाबदोश जीवन जीते हैं और कुछ अन्य लोग गांव में रहते हैं। कुछ समय समय पर अपने ग्राहकों के लिए निकलते हैं। उनकी गतिविधियां योजनाबद्ध तरीके से संगठित हैं। यह गतिविधियां हमेशा छोटी इकाइयों में की जाती हैं, जिसमें कुछ परिवार शामिल होते हैं जो एक दूसरे से निकट संबंध होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है कि उनका संसाधन आधार मनुष्य के समूह पर है। देखो, जो कुछ ऐसी जातियाँ आदिवासी जातियाँ हैं जो क्या करती हैं भैया, समय समय पर क्या आती हैं, लोक कलाकार के रूप में नाच करके, गा करके, गाने वाने गा करके क्या करती हैं, अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। जो गाने बजाने वाले लोग हैं उनके परिवार के लोग होते हैं या उनके सगे संबंधी। यानी आदिवासी जो जातियाँ क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी आदिवासी जातियां हैं जो लोक कलाकार में नाच करके, गा करके, इस प्रकार चीज़ों को करके अपने क्या कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रही हैं। ठीक है। वेतन मजदूर, ठीक है, वर्तमान शताब्दी के मोड़ पर आदिवासियों के बड़े हिस्से में वृक्षारोपण के अंतर्गत आए हैं। आदिवासी क्षेत्र में खनन और औद्योगिक विकास बढ़ गया है। कई आदिवासी लोग अपना पारंपरिक पेशा छोड़ करके मजदूरी भी करने लगे हैं। यानी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो अपना पारंपरिक पेशा छोड़ करके क्या करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, रोजगार की तलाश में हैं। छोटा नागपुर के आदिवासियों को चाय बागानों में काम करते हैं पूर्वोत्तर भारत ले जाया जाता। संथल बिहार में कोयला खदानों में काम कर रहे हैं। यह वास्तव में एक बड़ा बदलाव है। यानी अब आदिवासी लोग हैं वह मजदूरी के रूप में या कारीगर के रूप में या कह सकते हैं मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। यानी अब उन्होंने क्या कर लिया है, जीवन निर्वाह करने का जो पैटर्न, जो तरीका, उसमें चेंज ला लिया है। वर्तमान में आर्थिक परिवर्तन क्या आया, वर्तमान में अगर बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है। आर्थिक परिवर्तन को इस प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है। क्या क्या आया है, पहला जो आया है, वन संसाधनों की कमी आई है, वनों का तेजी से आरक्षित किया गया है और पूर्वोत्तर के भारत के क्षेत्रों छोड़ आदिवासी लोगों के नियंत्रण में नहीं। अब ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वह आदिवासियों के नियंत्रण में नहीं है, वनों को बचाया जा रहा है। यानी आदिवासियों के नियंत्रण में अब ज़्यादातर जो हमारे जंगल हैं, जो जमीन, वो जंगल नहीं रह गए हैं। आदिवासी लोगों ने उद्योगों के लिए हाइड्रो एसिड जलाशयों की बड़ी संख्या में परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक भूमि खोद दी है। जो आदिवासी हैं वह जलाशय में मछली पालने के लिए क्या है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमि खोद दी है। उस आधार पे क्या कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं या खेती करने में लग गए हैं। कई बड़े उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र में स्थापित हो गए हैं, इसीलिए एक तरफ वैसी परियोजनाओं में विस्थापित हो गया है, दूसरी तरफ उन्हें मजदूरी के रूप में रोजगार दिया गया है। बाजार में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है। आदिवासियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय बाजार में उत्पादन, अब आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं या अन्य कार्यों में भी लगे हुए हैं। कृषि के विकास से खेती में भी को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब आदिवासी लोग क्या हैं, कृषि का विकास होने से कुछ आदिवासी लोग ऐसे हैं जो कृषि करके के भी अपनी क्या कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। मुद्दे हैं, यानी अब अपना जो जीवन निर्वाह है वह अलग अलग प्रकार की चीज़, शुरू में जिस प्रकार से करते थे जो पारंपरिक चीज़ें थी, अब उन पारंपरिक चीज़ों में क्या है, बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अब आदिवासी जो क्षेत्र हैं या आदिवासी इलाके हैं उनमें काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी चेंज हमें, अब आदिवासी जो हैं भैया क्या करते हैं, कारीगर के रूप में काम करते हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या कहीं अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि अब वो नौकरी चाकरियों में भी आ रहे हैं। अब उनके जो आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक जो जीवन निर्वाह है उसका जो पैटर्न है, उसका जो तरीका
तरीका है या जो काम करने का जो उनका तरीका जो उनकी जैसी लाइफ होती थी, उस पूरी जो लाइफ जो उनकी होती थी उसमें काफ़ी परिवर्तन या हमें चेंज देखने को मिल रहा। ये आप जब पूरा चैप्टर था और पूरा चैप्टर लगभग मैंने आपको बता दिया है। कुछ आदिवासी आंदोलन हुए हैं जिन्होंने झारखंड में काफ़ी हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस चैप्टर में यही था, आदिवासियों को लेकर के निर्जातीय या आदिवासी को लेकर क्या, और मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पूरी क्लास रिकॉर्डेड है, आप लोग दोबारा भी जा करके इसको सुन सकेंगे। ठीक है।